Hi friends, welcome back to our channel, The Diaries of Sanvi and Ishani. I am Sanvi. I am Ishani. आज हम मजेदार और इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आए हैं। अगर आपको स्टोरी सुनना, मजे करना और मजे करते हुए सीखने के लिए पसंद है तो आप सही जगह पर आए हो। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो बच्चों को फोनिक्स और इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं। आज हमारे साथ स्वाति माहेश्वरी मैम है जिनके इंस्टीट्यूट का नाम है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। वेलकम मैम। थैंक यू। हेलो ऑल। फोनिक्स क्या है और क्यों जरूरी है? अच्छा, very good. First of all, I would like to thank you both of you. You have a great channel. I have visited few of your blogs also. So I am congratulating you that you are in a very small age you have started this. थैंक यू। Yes. So yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन बहुत रिलेटेड पूछा है आप लोगों ने। तो फोनिक्स क्या है? फोनिक्स एक टेक्निक है। It's a science of sounds where we teach students how to read and how to write with the correct pronunciation. अभी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्पेलिंग्स बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चों को स्पेलिंग पढ़ते नहीं आते हैं, कुछ बच्चों को वो लिखते नहीं आता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? तो इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, वी हैव A to Z लेटर्स, राइट? और पूरा 20 इतना बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज, उसको ये 26 लेटर्स से ही बनाते हैं, उनमें जो वर्ड्स बनते हैं। तो उन वर्ड्स को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उनके कॉम्बिनेशन करना है, उनको ब्लेंडिंग कैसे करना है, सेगमेंटिंग कैसे करना है बड़े बड़े वर्ड्स का, ये सब कुछ फोनिक्स में आता है। और ये फोनिक्स के अलग अलग टेक्निक्स, रूल्स रहते हैं, उसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं सो दैट कि बच्चे इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग सही तरीके से कर पाए। अच्छा, बच्चों की फोनिक्स सीखने की क्या अप्रोप्रिएट एज है? अच्छा, ओके, बच्चों की फोनिक्स सीखने के लिए जो एज है दैट इज 5 years to 12 years, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 years। अब 5 years क्यों बता रही हूँ मैं? अभी बहुत जगह पे आप लोगों ने सुना रहेगा कि 3 years के बच्चे को फोनिक्स सिखाते हैं, 4 year के बच्चे को फोनिक्स सिखाते हैं, बट वो बच्चा सिर्फ सुनता है, उस टाइम पे वो लिख नहीं पाता है। और फोनिक्स इज, व्हाट इज फोनिक्स? रीडिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो ये तीनों चीजें कब आता है? एक 5 year के बच्चे को जिसको स्मॉल बिग ABCD लिखते आता है, हु इज एबल टू राइट एंड रीड ABCD, तो उसको पढ़ाना इजी होता है और उसको समझना। और जो फोनिक्स का कोर्स होता है, जो कोर्स मैं लेती हूँ, दैट इज अ 1 year कोर्स, विच इज, जैसे बच्चा 5 years का मेरे पास आता है तो जब वो 6 years का होता है, बेसिक बता रही हूँ मैं, ओके, तो 6 year का जब होता है तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है। तो 5 years सीनियर KG में है, तब उसके पास में बहुत पढ़ाई नहीं होती है। और 6 में 1 year के बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब जाता है तो पढ़ाई बहुत बढ़ जाती है। अचानक से क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, अचानक से मैथ्स के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, अचानक से EVS आ जाता है, तो वहाँ डायरेक्ट उसको रीडिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए 5 years का बच्चा जब वो 6 years का होगा, एक साल में उसको फोनिक्स अच्छे से पढ़ लेगा तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो इसीलिए 5 years इज द राइट एज जहाँ पे हम फोनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। और फोनिक्स पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि अभी कोई 12 साल का है, 11 साल का है, उसने 5 years में नहीं पढ़ा तो नहीं कर सकता है क्या? 100% कर सकता है। जिसको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम है वो बच्चा फोनिक्स कर सकता है, बट राइट एज इज 5 years। ओके, फोनिक्स सीखना फन कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि फोनिक्स क्या है? टेक्निक है। तो उसको किसी एक, जैसे हम पोएटिक वे में, जैसे हम लेटर साउंड्स पढ़ाते हैं, एप्पल सेज ए, बॉल सेज ब ब ब, लाइक दिस हम उसको पोएटिक वे में पढ़ा सकते हैं। कुछ गेम्स उनको फनी गेम के तरह से, जैसे कुछ ऐसे लेटर्स लिख दिए वहां पे और एक एक बच्चे को बता दिया, तो इस तरह से डिफरेंट, देयर आर सो मेनी फनी वेज टू टीच देम, बाय पोएम्स से लेके, या फिर कुछ राइटिंग के मेथड से लेके, या बहुत बच्चों को लगता है कि मेरी टीचर बोर्ड पे लिख रही है तो मुझे बोर्ड पे लिखने को कब मिलेगा। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब उनको बोर्ड पे
राइटिंग करने को मिलता है। तो वो एक फनी वे में उसको कन्वर्ट करके बच्चों को हम बोर्ड पे, उनके नोटबुक में तो वो हमेशा लिखते हैं, बट जब वो बोर्ड पे लिखते हैं तो उनको एक फील आता है कि मैं एक टीचर बन रही हूँ या मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ, तो तभी से उनमें वो कॉन्फिडेंस आता है। तो देयर आर सो मेनी वेज, उस तरीके से हम बच्चों को फोनिक्स, कभी कभी उनको पोयम के वे से, कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, या कभी उनको खुद से कि हाँ सब बच्चे बैठे क्लास में, एक बच्चा 13 नंबर आएगा तो तू पढ़ा दे, अभी आज क्लास में मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था आज तू वो पढ़ा सबको। तो उससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको मजा आता है पढ़ाने में दूसरों को। इस तरह से हम अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं फोनिक्स पढ़ाने के। बच्चों को ग्रामर इजी कैसे बना के सिखाते हैं? अच्छा, इजी, इजी मतलब देखो, ग्रामर और इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर, इट्स ऑलरेडी इजी, एक्चुअली ऑलरेडी इजी है, और उसमें थोड़े नए तरीके मैंने अप्लाई किए हैं। जैसे कि क्या होता है, बच्चों को पहले कोई भी टॉपिक आता है, फॉर एग्जाम्पल नाउन टॉपिक है, तो बहुत जगह पे कैसे होता है, डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है ऐसे, तो हम वैसा नहीं करते। हम पहले बताते हैं कि नाउन क्यों पढ़ना है, नाउन का इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर उसका इंपॉर्टेंस जब समझता है, कोई भी चीज आपको बोला ये चीज करना है, तो आपके मन में, आजकल के जो बच्चे हैं, आपके एज के जो बच्चे हैं, द जेनजी, यू ऑल आर जेनजी, सो यू ऑल आर वेरी क्यूरियस, क्यूरियस माइंड होता है, तो उनके दिमाग में रहता है क्यों पढ़ना है, नाउन क्या है, पहले तो मुझे वो समझने दो, मुझे क्यों पढ़ना है उसको, मैं क्यों पढ़ूंगा, आर्टिकल क्यों पढ़ना है मुझे, प्रोनाउन क्यों पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, हम 3 बातों में उसको डिवाइड करते हैं, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। इन तीनों चीजों का जब आंसर बच्चे को मिलता है ग्रामर में, तो उसको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि एक बार उनको पढ़ा दिया ये सब, अगले क्लास में उनको बोलते हैं कि आप आके एक्सप्लेन करो, एवरीवन। जैसे क्लास में 10 बच्चे मेरे पास है ग्रामर के बैच में, तो मैं उनको हर एक को, लास्ट क्लास में मैंने नाउन चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो नाउ इट्स योर टर्न टू एक्सप्लेन योर फेलो स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है, जब वो वहां आके खड़ा होके 10 लोगों के सामने आके एक्सप्लेन करता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुझे आ रहा है और मैं किसी के भी सामने आके बात कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत बच्चे, जैसे 20% बच्चे होते हैं कि जिनका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होता है, कि जो डरते नहीं है बोलने को, किसी के भी सामने आके अच्छे से, जैसे आप लोग कैमरा के सामने या फिर स्कूल में, सब जगह पे आप एकदम आगे होके बोलते हो, बट कुछ बच्चे शाय होते हैं, वो बोल नहीं पाते, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए हमने ग्रामर में ये अप्लाई किया है कि जो चैप्टर लास्ट क्लास में पढ़ाया है उसको अगले क्लास में आप मुझे आके एक्सप्लेन करोगे एज अ टीचर, तो वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है। कौन से 3 सबसे कॉमन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं? अच्छा, 3 तो नहीं बोल सकती हूँ, बहुत सारे होते हैं, बट मेकिंग अ इजी वे, जैसे हम बोलते हैं ऑफन, तो बच्चे उसको रीड करते हैं ऑफ्टेन, क्योंकि वो 10 उनको पता है, TEN, 10 ये स्पेलिंग उनको पता है, तो उसको ऑफ्टेन कर देते हैं। एकदम सिंपल, वो साइलेंट लेटर है बट उनको नहीं पता रहता है, वो ऑफ्टेन करते हैं। दूसरा एक वेरी कॉमन चीज है, नेचर वर्ड है, तो उसको करते हैं नटूरे, नटूरे करते हैं, बहुत लोग करते हैं। उसके बाद और एक ऐसा वर्ड है जिसे हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, तो ब्रेकफास्ट करते हैं उसको, एफ को, ए को ए रीड करते हैं, ये सबको मालूम है क्योंकि बचपन से पढ़ा है, ए को साउंड है ए, बट उसको ए को आ साउंड है ये नहीं पता है लोगों को, तो उसको ब्रेकफास्ट कर देते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स है जहाँ पे कॉमन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। मोस्टली होता है ज्यादातर कि जहाँ साइलेंट लेटर्स होते हैं, कि जो साइलेंट होता है, जो वर्ड में रीड ही नहीं होता है, उसको पढ़ लेते हैं और फिर वो मिस्टेक हो जाता है। आप कोई ऐसे एग्जांपल्स बताओ जिसमें अल्फाबेट साइलेंट होते हैं वर्ड्स में। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है थीफ, थीफ में ई साइलेंट होता है, करेक्ट। उसके बाद गर्ल, गर्ल में आई आर साइलेंट है, गर्ल बोलते, इट्स GIRL, बट हम आर का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करते हैं, ओके। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जहाँ पे एंड में ई साइलेंट होता है, स्टोन, केक, फिर ट्यूब, क्यूब, या ऐसे ये वर्ड्स में। उसके बाद के साइलेंट वाले बहुत वर्ड्स है, नाइफ, नाइट, ओके, KNIFE, तो कनाइफ करते लोग उसको, सो के इज साइलेंट, नी, नी को नी कर देते हैं बहुत लोग, पढ़ते, बड़े लोग भी करते, छोटे नहीं बड़े भी करते हैं। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है।
उसको मैं बताने गई तो अपना सेशन उसमें निकल जाएगा बेटा। हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने का कोई टिप? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अभी जो इंग्लिश फोनिक्स या इंग्लिश लैंग्वेज है, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ओके, तो जब हम बच्चों को फोनिक्स या फोनिक्स के थ्रू रीडिंग राइटिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है या कोई भी मीडियम बैरियर नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा सीबीएसई स्कूल से है, कोई एसएससी स्कूल से है, कोई मराठी मीडियम से है, कोई हिंदी मीडियम से है, तो इंग्लिश के लिए ये कोई भी बैरियर नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी सब्जेक्ट को अगर कोई हिंदी मीडियम में है या मराठी मीडियम में है या एनी बोर्ड में है, बट उसको इंग्लिश अगर पढ़ना है तो उसको यही अल्फाबेट के थ्रू जो वर्ड्स बने हैं उसी के थ्रू पढ़ना है। तो फोनिक्स में हम लोग वही टिप्स एंड ट्रिक्स उनको पढ़ाते हैं कि आपको इंग्लिश किस तरह से पढ़ना है। उसके लिए कोई भी मीडियम या कोई भी लैंग्वेज ऐसा बैरियर नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे हम इंग्लिश मराठी जब बोलते हैं या हिंदी जब बोलते हैं, तो यहाँ पे हर लेटर का प्रोनाउंसिएशन होता है जिस वर्ड में हम उसको लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, अनानस। मराठी में हम पाइनएप्पल को बोलते हैं अनानस। ओके, आई रीड 4 letters, अ न स, and I'm writing all 4 letters. Okay, while in writing English, when I have to say a word apple, APPLE, correct? I'm writing 5 letters, APPLE, correct? यहाँ पे 5 लेटर लिख रही हूँ इंग्लिश में मैं, बट आई एम प्रोनाउंसिंग एप्पल, ओनली प्रोनाउंसिंग 3 letters, करेक्ट? सो वो 2 लेटर्स कहाँ चले गए? मराठी हिंदी में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, जितने लेटर लिख रहे, क्योंकि मराठी और हिंदी में जो 12 खड़ी है, एवरी लेटर हैज अ सिंगल साउंड, किसी को डबल साउंड नहीं है। वेयर एज इंग्लिश एक ही लेटर को 4-4, 5-5 साउंड दिए हैं। कहीं कहीं पे लेटर डबल हो रहा है, कहीं कहीं पे कोई लेटर साइलेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें फोनिक्स जो है उसके अंडर में बहुत सारे टेक्निक्स है, कुछ रूल्स है, तो हम पढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इंग्लिश फोनिक्स या इंग्लिश रीडिंग के लिए जो स्पेशल टिप है दैट इज फोनिक्स ओनली। कोई भी मीडियम का बच्चा हो, मराठी हो या हिंदी हो, कोई भी इसका सीबीएसई का बच्चा हो, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो, एसएससी बोर्ड का बच्चा हो, सबके लिए फोनिक्स के टिप्स से ही इंग्लिश रीडिंग आएगा सबको। ऐसे इंग्लिश में रीडिंग कैसे इम्प्रूव करें? इंग्लिश में रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली एवरी डे आपको इंग्लिश का छोटा छोटा पार्ट क्यों ना हो रीड करना है। अब वो रीड करना है मतलब क्या? सिर्फ रीड करके छोड़ नहीं देना है। उसमें जो वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो, वेरी गुड, आपको पढ़ते आ रहा है। जो नहीं पढ़ते आ रहा है, यूज फोनिक्स। अब पढ़ते तो आ गया, बट अब वो रीड करने के बाद में वो वर्ड, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग XYZ बुक, एनी बुक, ओके, उसमें आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसमें के कुछ वर्ड्स आपको समझ में आए, बट कुछ वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं समझ में आया, तो आपको वो ट्रांसलेट नहीं करते आएगा, आपको उसका मीनिंग नहीं लगाते आएगा कि क्या स्टोरी आपने पढ़ा है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, जो आप पढ़ रहे हो, जब भी आप पढ़ने को कोई एक आध स्टोरी बुक ले रहे हो या स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हो, उसके साथ में अपना डिक्शनरी, यू नो डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को साथ में रखना है आपको। उससे क्या होगा, जब भी आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो, आपको रीड तो करते आ गया, आपने फोनिक्स कर लिया, आपको रीडिंग करने आ गया, बट आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो वो डिक्शनरी में इमीडिएटली उस वर्ड का मीनिंग आपको ढूंढना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक हैबिट योरसेल्फ 21 डेज में। मेरे स्टूडेंट्स को जब फोनिक्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फाइनल एग्जाम के बाद आई गिव देम 21 डेज का रीडिंग का एक्सरसाइज कि दे हैव टू रीड एवरी डे 1 पैराग्राफ और 1 स्टोरी। अभी 21 डेज में क्यों बोल रही हूँ, ये बहुत समझने की वाली बात है आप लोगों को, आपके एज के बच्चों को, कि कोई भी हैबिट, जब अपने बॉडी को कुछ हैबिट लगाना है तो इट विल टेक 21 डेज कि वो बॉडी को हैबिट लगता है। और जब एक बार 21 डेज का आपको हैबिट लग गया, तो आप एवरी डे, आप सोने से पहले क्यों ना हो, आप एक कुछ तो पढ़ के सोओगे, तो इसलिए आपको वो अच्छा हैबिट लग जाता है। और जैसे मैंने बोला कि मीनिंग ढूंढो, खुद से मीनिंग ढूंढो, और उसके एक वर्ड बैंक, एक बुक बना लो, ये वर्ड मैंने पढ़ा है, इसका मीनिंग ये है। इससे क्या होगा, आपका रीडिंग तो हो गया और आपका वोकैबुलरी बढ़ जाएगा।
क्या कोई अच्छी स्टोरी बुक है जो बच्चों के लिए बेस्ट होगी? बिल्कुल, बहुत सारी स्टोरी बुक्स है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि पंचतंत्र, जो पंचतंत्र की बुक्स है, अगर वो पढ़ते हैं, देखो डबल फायदा होता है। स्टोरी पढ़ लिया, अब स्टोरी के नीचे, पंचतंत्र के हर स्टोरी के नीचे एक मॉरल होता है, तो बच्चे को तो रीडिंग तो आ ही गया, उसके बाद उसको मॉरल आ गया। ओके, मॉरल पढ़ लिया तो उसको मॉरल वैल्यू भी उसकी इंक्रीज होती है। मतलब उसका फायदा क्या हो गया, रीडिंग कर रहा है और उसको मॉरल वैल्यूज भी समझ में आ रही है। तो पंचतंत्र हो गया। फिर रामायण और महाभारत से रिलेटेड छोटे छोटे कॉमिक बुक्स आते हैं, बहुत अच्छे, कि जिसमें पिक्चर भी होता है और नीचे स्टोरी होता है। तो जब हम पढ़ रहे हैं, ऊपर पिक्चर के थ्रू हमको समझ में आ जाता है चीजें कि ये मीनिंग क्या होगा। सुधा मूर्ति के बुक्स बहुत अच्छे हैं, सुधा मूर्ति के बुक्स आप पढ़ सकते हो। फिर आप जो इंग्लिश वाले जो जेरेनिमो के बुक्स है, सीरीज है, फेमस 5 एक सीरीज है। इस तरह से बहुत सारी बुक्स है कि जो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। पंचतंत्र के तो इतने एपिसोड्स है, बहुत सारे उनके स्टोरीज आती है, तो वो पढ़े तो दोनों आपके फायदे होते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी बुक्स है जो पढ़ सकते हो। कोई सिंपल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस जो घर में कर सकते हैं? वेरी सिंपल और बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ उसके लिए। जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को सारी चीजें बताते हैं, जनरली सब लोग ही बताते हैं, बराबर है। तो वहां पे पेरेंट्स का रोल यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब भी उनको पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, टिफिन खाया, फिर स्कूल में क्या पढ़ाया, फ्रेंड्स के साथ क्या गप्पे मारी, तो इसमें पेरेंट्स ने ये कन्वर्सेशन इंग्लिश में करना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे भी आए, पेरेंट को आ रहा है नहीं आ रहा है, तो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं। ओके, ये एक चीज हो गया। दूसरा एक चीज आप कर सकते हो, हाफ एन आवर, दिन का कोई भी हाफ एन आवर ले लो, उस आधे घंटे में आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, टीवी में कुछ अच्छा सीरियल देख रहे हो, उसके बारे में डिस्कस करना है। वो आधा घंटा आप डेली कन्वर्सेशन करो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ में, या अपने फ्रेंड्स, अगर आपको दिन आप शाम में खेलने जाते हो सोसाइटी में, तो वहां उनके साथ आप वैसा कन्वर्सेशन करो कि इंग्लिश में ट्राई करो। फिर वहां पे कौन सा टेंस यूज करना है आपको समझ में आएगा। अगेन ये कन्वर्सेशन करने के लिए अगेन आपका जो रीडिंग वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका डिक्शनरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग करके आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं, वर्ड्स आने के बाद डिक्शनरी से आपको मीनिंग समझ में आता है, और जब आप कन्वर्सेशन करते हो, स्पीकिंग करते हो एक दूसरे के साथ में, आप जो सोचते हो, मैंने बताया, आप सोचते हो अपनी लैंग्वेज में, इमीडिएट कन्वर्ट करना है उसको इंग्लिश में, तो आपका वोकैबुलरी आपको वहां पे काम आएगा। सो बेस है कन्वर्सेशन का रीडिंग। क्या आपकी भी कोई फनी या एम्बैरेसिंग मोमेंट है लर्निंग की? बहुत सारी है, क्योंकि बच्चों मैं मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ 10th स्टैंडर्ड तक, और हमको इंग्लिश लैंग्वेज ये 5th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, और तब तो हमको कुछ भी नहीं पता रहता था, ABCD साउंड क्या है ये भी पता नहीं रहता था। तो अगली स्पेलिंग पता है ना, उसको मैं पढ़ती थी युगली, क्योंकि यू मालूम है मुझे, यू को यू रीड करते हैं, युगली रीड करती थी। फ्यूचर को फ्यूटिरे, फुटुरे ऐसे रीड करती थी। तो इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी जब मैंने 10th स्टैंडर्ड पास करके 11th स्टैंडर्ड में मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ मैंने इंग्लिश मीडियम लिया, कॉमर्स था मेरा, और मैंने इंग्लिश मीडियम लिया वहाँ पे। तो तब मेरे साथ जो थे कुछ स्टूडेंट जो डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम से आए थे, तो वो लोग इतना फास्ट पढ़ते थे, और मैं ऐसे वर्ड्स को बहुत स्ट्रगल करती थी पढ़ने में, और स्ट्रगल भी होता था और गलत प्रोनाउंसिएशन होते थे, तो मुझे खुद को बहुत गिल्टी फील होता था, मैं रोती थी बहुत बार कि ये क्या हो रहा है। और ये सब करने के बाद में धीरे धीरे मैंने कोप अप किया उस सिचुएशन में, और जब मैं पूना में आई, और हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट चालू होने के पीछे भी रीज़न यही है कि जिन्होंने ये स्टार्ट किया इंस्टीट्यूट, डॉक्टर राखी प्रवीण लड्डा जो हमारे MD है, जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, इसके पीछे जो हमारे एम्बैरेसिंग मोमेंट है, वो भी एक मराठी मीडियम से है। शी इज़ अ डॉक्टरेट, इकोनॉमिक्स डॉक्टरेट है वो, बट शी हैज़ स्टार्टेड कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए जो प्रॉब्लम हमने फेस किया, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, वेरी ऑनेस्टली सेइंग,
एंड वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे देखो जब हम बोलते हैं वर्क, ये एक वर्ड है WORK, इसको कभी कभी हम वर्ब बोलते हैं, कभी कभी हम इसको नाउन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ब है कि जिसको टाइम के हिसाब से हम वर्ब बना देते हैं, टाइम के हिसाब से हम नाउन बना लेते हैं। इतने प्रोनाउंसिएशन है, इतने चीज़ें हैं, तो ये सब के लिए हमने बहुत सोचा, इसके ऊपर स्टडी किया, फोनिक्स क्या होता है, जो हमारी मैम है उन्होंने, और फिर उन्होंने स्टडी करके ये फोनिक्स का कोर्स लॉन्च किया। आपका फेवरेट इंग्लिश फ्रेज या इडियम है कोई? है जो मैंने हमारे इंस्टीट्यूट ने हमने उसको अप्लाई भी किया है। देयर इज अ फ्रेज, वन बुक, वन पेन, वन टीचर एंड एन इंस्टीट्यूट कैन चेंज द वर्ल्ड। ये मेरा बहुत फेवरेट है। फेवरेट क्यों है, इसके पीछे भी बहुत रीज़न है। मतलब पहले बहुत सारे ऐसे थे कि मैं पढ़ती थी, करती थी, बट ये जब से मैं टीचिंग फील्ड में आई हूँ बेसिकली फोनिक्स और ग्रामर के लिए, तो ये मेरा बहुत फेवरेट बन गया है, क्योंकि इसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न है। चाणक्य आप लोगों को पता है, वो बहुत अच्छे गुरु थे और उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है। और इसी एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि एक टीचर जब होता है, आपके हाथ में एक बुक है, आपके हाथ में एक पेन है, एक अच्छा टीचर है और एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट मीन्स एनी स्कूल और एनी क्लास, एनीथिंग। तो वो सब मिलके एज अ स्टूडेंट के लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारे यहाँ पे हम टीचर्स को टीचर नहीं बुलाते, हम कंट्रीब्यूटर बुलाते हैं। कंट्रीब्यूटर मीन्स आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द स्टूडेंट्स लाइफ। उनको इंग्लिश स्किल्स पढ़ा रही हूँ, रीडिंग एंड राइटिंग की, सो इट इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड टू द स्टूडेंट लाइफ। सो वी आर कंट्रीब्यूटिंग, and as a teacher, as an institute, we are contributing in your life where you are improving, and we are helping you to improve your English reading and writing skills. So this is my favorite quote. ये एपिसोड बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रहा। आपको थैंक यू आपके स्पेशल टिप्स शेयर करने के लिए। Thank you so much for inviting me. You both are very good hosts. You have asked me so many good questions, and इसके वजह से हम लोग काफ़ी लोगों तक पहुँचेंगे और लोगों को पता चलेगा इसके बारे में। So I wish you all the best for your channel. Thank Keep you. growing like this. All the best. थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल द राइज ऑफ सानवी एंड ईशानी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सीखते रहो, हंसते रहो।